नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने यह बैठक ली। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी भी बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा हुई है। जिस तरीके से चुनावों में बेहद कम समय रह गया है, तो उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया जाएगा, किस तरीके से कार्यकर्ता जो हैं वो जनता के बीच जाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें, तमाम पार्टी पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक हुई है और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने यह बैठक ली। इस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बैठक में मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी बैठक में मौजूद रहे और तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। जिस तरीके से 2022 में चुनाव होने हैं, चुनाव की जो समय है वो बेहद नजदीक आता जा रहा है, तो उसको लेकर इस बैठक में चिंतन मंथन किया गया है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जाएगा जनता के बीच जाने का, इसको लेकर इस बैठक में बातचीत की गई है। इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत हुई है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जिस बीच सामने आ रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच जानकारी सामने आ रही, देवस्थानम बोर्ड पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान दिया कि देवस्थानम बोर्ड तत्कालीन प्रभाव से भंग होना चाहिए और आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार को चेतावनी भी दी है। सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो आप फिर बड़ा आंदोलन करेगी। सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी यहां पर दी गई है कि अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाता सरकार की ओर से, तो आम आदमी पार्टी जो है वो बड़ा आंदोलन करेगी। तो सीधे तौर पर धामी सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन पार्टी जो है वो करेगी। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार जो है वो सियासी गलियारों में सरगर्मियां जो हैं तेज हो रखी हैं। लगातार राजनीतिक हलचलें जो हैं वो भी देवस्थानम बोर्ड को लेकर बनी हुई हैं। बोर्ड बनाकर बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने हमारे जो हिंदू परंपराएं हैं उन पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। हमारे हक हकूकदारी, हमारे जो पंडा पुरोहित समाज है, वो पूरा समाज पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से उद्वेलित है और अब उन्होंने मंत्रीगण जो हैं बीजेपी के, उनके आवाज़ को घेरने का प्रयास अब वो कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे पहले जो सीएम थे त्रिवेंद्र जी, उन्होंने हमेशा इन लोगों को स्वार्थी बोला है। हमारे जो पंडा पुरोहित समाज है, हमारे हक हकूकधारी हैं, उन लोगों को स्वार्थी कहना कहाँ तक उचित है। आम आदमी पार्टी डिमांड करती है कि आप तत्काल प्रभाव से इन लोगों से माफ़ी मांगिए। हमारे जो पुरोहित समाज के लोग हैं उनसे त्रिवेंद्र रावत माफ़ी मांगिए और देवस्थानम बोर्ड को धामी जी तत्काल प्रभाव से खंडित करें, भंग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आगामी चुनाव को लेकर करें। आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और घर घर जनसंपर्क अभियान चलाने की बात यहां पर कही गई है। कार्यकर्ताओं को उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी, ये बयान उन्होंने दिया और आगे कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार भी देगी। यहां के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरा समर्पण है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कार्यकर्ताओं के साथ गणेश गोदियाल ने यह बैठक करी और घर घर जनसंपर्क अभियान चलाने की बात यहां पर उनके द्वारा कही गई। यानी कि कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर जीत का मंत्र दिया गया है कि किस तरीके से कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाएं, किस तरीके से घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर पार्टी की जीत का दावा भी उनके द्वारा किया गया। कहा गया कि कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और युवाओं को रोजगार देने की बात भी गणेश गोदियाल की ओर से कही गई। और ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जिसका वाकई में गांव-गांव जाकर जो पहुंच कर रहा है अपनी, और जिनका लोगों के बीच में जिनका कुछ प्रभाव है, उन्हीं को टिकट देना भी चाहिए। और जो वाकई में विनिंग कैंडिडेट है, हमारी जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है पूरा कार्य कर रहा है इसके लिए, और जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाए। इस विधानसभा से मेरा पिछले 20 साल का राजनीतिक जुड़ाव रहा है और मैं आज जहाँ तक भी राजनीतिक क्षेत्र में पहुँचा हूँ उसमें यहाँ के सम्मानित मतदाताओं का, यहाँ के सम्मानित नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे मनों को टटोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ के लोगों के मनों से मेरे दिल का जुड़ाव
नैसर्गिक रूप में है। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं यदि पैदा हुआ हूँ तो इसी क्षेत्र के लिए हुआ हूँ, मेरा समर्पण इसी क्षेत्र के लिए है। इस बात को हमारे भाई और हमारी बहनें अच्छी तरीके से जानते हैं। तो टटोलने की बात नहीं है, हम एक दूसरे के मनों को अच्छी तरह जानते हैं, हमारे मन मिले हुए हैं। और 2022 के इस चुनाव में हमने चर्चा की कि किस रूप में हम चुनाव को फतह कर सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि देहरादून चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 24 और 25 नवंबर को बीजेपी की बैठक होगी। चुनाव प्रबंधन की 2 दिवसीय बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सह प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी भी शामिल रहेंगे और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। बैठक में 33 विभागों की 5 बैठकें होनी है। तो बड़ी जानकारी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। 24 और 25 नवंबर को बीजेपी की ये अहम बैठकें होंगी। उत्तराखंड के चुनाव प्रबंधन समिति की कुल मिलाकर के 5 बैठकें 24 और 25 तारीख को संपन्न होनी है। 24 तारीख में अपने चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह प्रभारी आरपी सिंह जी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और 25 तारीख को दुष्यंत जी इन बैठकों में रहेंगे। ये अलग अलग ग्रुपों की अलग अलग बैठकें हैं। कुल मिलाकर के हमारे जो चुनाव प्रबंधन के 33 विभाग हैं, उनमें से 5-5, 6-6 विभागों को मिला करके और कुल मिलाकर के 5 बैठकें होंगी। और उसके साथ साथ अपने चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी ये पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं, चमोली की 3 विधानसभाओं और रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभाओं, 11 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की बैठक श्रीनगर में लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रुड़की में हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नशा तस्कर को स्मैक की खेप के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि भगवानपुर पुलिस ने एक तस्कर को 260 और 27 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। और एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने खुलासा करते हुए कहा कि प्राथमिक अस्पताल के बाद एक आरोपी स्मैक की खेप बेचने की फिराक में था और आरोपी पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज है। आरोपी स्मैक की खेप कहां से लेकर आया था, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं रुड़की में एक विवाहिता और उसके बच्चे को न्यायालय के आदेश पर एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी उसके ससुराल छोड़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ससुराल वालों ने न्यायालय के निर्देश के बाद भी गेट नहीं खोला, जिसके चलते विवाहिता अपने छोटे बच्चे के साथ ससुरालियों के गेट के बाहर घंटों तक बैठी रही। वहीं अधिकारी और पुलिसकर्मी भी महिला के साथ वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि रूपा की शादी रुड़की के देव एनक्लेव निवासी विनीत सैनी के साथ हुई थी और आरोप है कि शादी के करीब 6 महीने के बाद विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मामला न्यायालय में चला और न्यायालय ने 11 अक्टूबर को विवाहिता को ससुराल में रहने की इजाजत दे दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जेल में एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एसटीएफ की कार्रवाई में जेल में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी के पास से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। और गुप्त सूचना के बाद एसटीएफ ने जेल में छापेमारी की थी और ये लोग जो हैं जेल में बैठकर मोबाइल के जरिए चरस गांजे का धंधा चला रहे थे। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल में बंद अन्य कैदियों समेत अधिकारियों और बंदी रक्षकों में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के बाद देर रात तक दस्तावेज और अधिकारियों से पूछताछ में अधिकारी जो है वो लगे रहे। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टैक्सी और ऑटो चालकों के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसकी खुशी में अल्मोड़ा में टैक्सी चालकों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई है। इस दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा कि टैक्सी मैक्सी चालक जो लगातार प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, कोरोना काल में टैक्सी चालकों ने अपनी
जान को दांव पे लगाकर बेहतरीन कार्य किया। इसलिए आम आदमी पार्टी ने टैक्सी और ऑटो चालकों की भावनाओं को समझकर उनके हित को देखते हुए घोषणाएं की हैं। सरकार आने पर इन पर कार्य किया जाएगा। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए थे हरिद्वार में, तो उन्होंने उत्तराखंड की वेदना समझते हुए उत्तराखंड की जो रीढ़ है, जो हमारे टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जिनका हर जगह पे प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उनके लिए 4 घोषणाएं करी हैं। उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि एक तो फेसलेस सिस्टम होगा, जहाँ पर RTO का जो अधिकारी है वो प्रताड़ित नहीं करेगा, जो बाकायदा ऑनलाइन होगी सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि जो अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ऑटो, टैक्सी, मैक्सी चालक के जो भाई हैं हमारे, इन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार करेगी। फिटनेस की जो फीस होती है एक बार की, उसको भी सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश सरकार अब शक्ति में आ गई है। लापरवाह और कामना करने वाले अधिकारियों पर नकेल कसने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। सरकार ने अल्मोड़ा के CMO का तबादला कर दिया है। अब डॉक्टर RC पंत को अल्मोड़ा के CMO का पदभार दिया गया है। बता दें कि पिछले कोविड के समय में धीमी रही डॉक्टर सविता हियांकी का हल्द्वानी तबादला कर दिया गया है। वहीं अब अल्मोड़ा का डॉक्टर RC पंत ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर पंत ने कहा कि जिले की सभी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से देखा जाएगा और जो भी खामियां होंगी उनको तत्काल पूर्ण किया जाएगा। जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी बेहतर हुई हैं और हम इस दिशा में प्रयास करेंगे कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां हैं, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उसमें जो कमी होगी तो उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अभी हमारे जनपद में बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन चल रहा है या कोविड पे जो हमारे जो डायग्नोस्टिक चीज़ें चल रही हैं जिले में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल आबादी वाले इलाकों में बढ़ी गुलदार की चहलकदमियां और गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत भी देखने को मिली है और कैमरे में कैद हुई है गुलदार की तस्वीरें। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीनगर घसिया महादेव के समीप का वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। ये जानकारी आपको दे दें, गुलदार की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई हैं और गुलदार की चहलकदमियां जो हैं वो बढ़ गई हैं और गुलदार की चहलकदमी बढ़ने से आसपास के लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है, लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गुलदार की चहलकदमियां जो है देखने को मिली हैं, किस तरीके से गुलदार जो है वो कैमरे में कैद हुआ। तो वहीं दूसरी ओर देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब उग्र हो चला है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों ने यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार अब तक उनके साथ छलावा करती आई है और जिससे तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन अब तीर्थ पुरोहित आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, जिसमें 27 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा और तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो फिर आने वाले दिनों में आत्मदाह या जल समाधि जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि नेता परिवार के लिए टिकट मांगे वो अनुशासनहीनता में आता है और बीजेपी में भाई भतीजावाद नहीं चलता है। दिलीप रावत ने यह बयान दिया और कहा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और परिवार के लिए टिकट मांगने वाले नेताओं को पार्टी बाहर करे। विधायक दिलीप रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत पर उन्होंने हमला करते हुए ये कहा है कि अपने पुत्रवधू के लिए उन्होंने टिकट मांगा था। इस मुद्दे पर उन्होंने हमला किया है, हमलावर दिखे उनके ऊपर और ये बड़ा बयान दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से, जहां पर NH 58 पर RTO कार्यालय के पास हादसा हो गया। बाइक सवार दंपत्ति को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बस चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा है और ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम भी लगाया और सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की है और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग भी यहां पर की है। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां पर बेकरी की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बड़ी जानकारी है ये। ज्वालापुर क्षेत्र में बेकरी की दुकान थी जहां पर आग लगी। आग लगने के कारण जो है लाखों का नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से
बेकरी की दुकान में जो है वो आग लगी। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि आग जो है कितनी भयानक रही होगी। आग की जो लपटें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। खबर कोटद्वार से, जहां पर चुनावी रैलियों का दौर जो है शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में विशाल रैली निकाली। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की और हजारों की संख्या में रैली में जनता शामिल हुई है। कई किलोमीटर तक कांग्रेस ने विशाल रैली निकाली। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।